कि जिंदगी ने जिंदगी से मांगी है जिंदगी, कि जिंदगी ने जिंदगी से मांगी है जिंदगी, अगर जिंदगी ने जिंदगी को दे दी जिंदगी तो जिंदगी को जिंदगी पर जिंदगी भर इनायत होगी, और अगर जिंदगी ने जिंदगी को ना दी जिंदगी तो जिंदगी को जिंदगी से जिंदगी भर शिकायत होगी। नमस्कार, मैं हूं किशन वर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम हट पे। और आज हम लोग लेके आए हैं सिविक्स का नेक्स्ट लेसन क्लास 10 के लिए। जी हाँ, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, आपको पता है आपकी एनसीईआरटी बुक का सिर्फ 2 और 3 पेजेस का जो है ये चैप्टर है, और इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन है वो हमेशा मोस्ट एक्सपेक्टेड रहते हैं, वो आते ही आते हैं। तो चलिए हम बिना कोई देर किए जो आज का चैप्टर है लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, डेमोक्रेसी को जो भी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो बस आप लोग फटाक से अपनी कॉपी, अपना पेन और जो भी जिसमें आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं वो लेके बैठ जाइए, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो क्लास 10th के लिए होने वाला है। तो चलिए बिना कोई देर किए अगेन ये डायलॉग बोल देता हूं, मैं करता हूं चैप्टर आपके लिए शुरू। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। चलिए इस टॉपिक में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं कि चैलेंज का मतलब क्या होता है, जो चुनौती होती है उसका मतलब क्या होता है, और जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं लोकतंत्र को वो क्या होते हैं, और अलग अलग चैलेंज अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपके बुक का पेज नंबर है, ध्यान रख लीजिएगा। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरीके से डेमोक्रेसी चैलेंज को फेस कर रही है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं, कुछ केस स्टडीज जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलिए रेडी हैं आप लोग सारे? ओके, डेमोक्रेसी अगेन फिर से, क्योंकि आपकी सिविक्स का सेकंड टर्म का सीबीएसई के लिए लास्ट चैप्टर है, तो अगेन फिर से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे डेमोक्रेसी के अर्थ के साथ। लोकतंत्र, रूल्स बाय द पीपल, एक ऐसी सरकार जहां लोग अपने नेता का खुद क्या करते हैं, स्वयं क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, वो कहलाता है लोकतंत्र। जैसे नाम से ही स्पष्ट आप लोगों को हो रहा है, लोकतंत्र लोगों का तंत्र, मतलब एक ऐसी मशीनरी, एक ऐसी पॉलिटिकल मशीनरी जहां लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, अपने प्रतिनिधियों के थ्रू क्या करते हैं, रूल करते हैं, वो डेमोक्रेसी कहलाती है। सो डेमोक्रेसी बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन है, ये इंश्योर कर देती है कि हर एक बंदा उस कंट्री का जो एडल्ट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में आता है, वो डिसीजन मेकिंग में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, और उसके बाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ये प्रोसेस क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो रूल्स ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल इज डेमोक्रेसी। चलिए अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका पूरे पेज पे ही दे रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैलेंज, चुनौती आप किसे कहेंगे। हम लोग लाइफ में काफी सारे चैलेंजेस जो क्या करते हैं, फेस करते हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है चैलेंज की क्या है। चैलेंज का एक लिटरल मीन्स है कि डिमांडिंग सिचुएशन दैट रिक्वायर सम काइंड एक्शन, कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए या कोई एक ऐसी परिस्थिति सामने आ जाए जो क्या रिक्वायर कर रही है, जो रिक्वायर कर रही है कि उसे फटाक से किसी न किसी एक्शन की क्या है, जरूरत है। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी मीन्स, अगर लोकतंत्र के समक्ष चुनौती की बात करें, चैलेंज की बात करें, तो इसका मतलब यह बन जाएगा कि वो सारी समस्याएं जो किसी भी कंट्री के अंदर लोकतंत्र को सेटअप करने में आ रही है, डेमोक्रेसी को सेटअप करने में जो समस्याएं किसी देश में आती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी डेमोक्रेटिक चैलेंजेस कहलाएंगे। इट डिस्कस द इश्यू दैट नीड्स टू बी सॉल्व टू सस्टेन डेमोक्रेसी इन द कंट्री, पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी को सस्टेन रखने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाए रखना जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। सो पहला आपका प्रश्न बनता है कि लोकतंत्र के समक्ष चुनौती किसे कहते हैं। लोकतंत्र के समक्ष चुनौती से हमारा अभिप्राय है वो सभी समस्याएं जो लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने में क्या हो रही है, हमारे सामने आ रही है, वो लोकतंत्र के समक्ष क्या होती है, चुनौतियां होती है। और एक चुनौती का मतलब वो जो किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया का क्या करती है, जिसे रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। चलिए 3 चैलेंजेस जो है डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया के अंदर फेस करने पड़ते हैं। आप तीनों में से एक चैलेंज पे, एक चुनौती पे जो है वो आपके लिए 100% क्या बनता है, एक प्रश्न बनता है। सो
चैलेंजेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। डेमोक्रेसी हम लोगों ने पढ़ लिया, लोगों का रूल्स जो है सब बातें। तो पहला चैलेंज जो आता है वो आता है फाउंडेशनल चैलेंज, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। मतलब लोकतंत्र की स्थापना करना। स्थापना का मतलब ये है कि लोकतंत्र को लेके आना। ये चैलेंज, ये चुनौती, कंट्रीज दैट डोंट हैव द डेमोक्रेटिक सेटअप फेस द चैलेंज ऑफ मेकिंग अ ट्रांजिशन टू द डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट। वो देश जहां पर लोकतंत्र नहीं है, वो देश जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वो देश इस चुनौती का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। ओब्वियसली जाहिर सी बात है, स्थापना तो वही की जाएगी ना जहां पे लोकतंत्र है नहीं, या जिस चीज की हमें जरूरत है उसके वहां पे फाउंडेशन की जाए। सो वो देश जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां इस चुनौती को क्या किया जा रहा है, फेस किया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर लगभग चौथा देश जो है वो नॉट अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। They need to lay the foundation in terms of law and policies that would be followed under democratic setup। एक ऐसा कानून बनाया जाए, एक ऐसा सेटअप किया जाए जो कानून पे आधारित हो, नियमों पे आधारित हो, और लोकतंत्र की जो आत्मा है, लोकतंत्र के जितने भी प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उनके ऊपर क्या हो, आधारित हो। चलिए नेक्स्ट, चैलेंज टू एक्सपेंशन। इसका मतलब होगा विस्तार की चुनौती। अब ठीक है, किसी भी देश में सपोज कीजिए भारत है, भारत में लोकतंत्र नहीं था, सेना का रूल था। एक मैं जो सपोज कर रहा हूं, हमारा भारत दुनिया का सबसे सफल लोकतंत्र है। याद रखिएगा कि भारत जैसा देश है, मान लीजिए यहां भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है, तो यहां लोकतंत्र को लेके आना, मतलब पहले वाली जो सरकार अपनी मर्जी से चल रही है उसको हटा के लोकतांत्रिक सरकार को यहां पे लगाना, वो होगा आपका फाउंडेशन चैलेंज। पर अब जब लोकतंत्र आ जाता है तब आता है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, उसके विस्तार की चुनौती होती है। ठीक है, वो कंट्रीज जहां पे डेमोक्रेसी है वो कंट्रीज इस चैलेंज को फेस कर रही है। ठीक है, ऐसी कंट्री ये इंश्योर करना जरूरी हो जाता है कि ठीक है लोकतंत्र तो आ गया, लेकिन हर एक सोशल ग्रुप, सामाजिक जो है समुदाय है, कोई भी एरिया है, वो डेमोक्रेसी के नियमों से अछूता ना रहे। तो ऐसी कंट्री को इंश्योर करना होता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी कंट्री में चीजें हैं, वो डेमोक्रेसी का रूल को क्या करे, फॉलो करे। और डेमोक्रेसी का रूल हर तक क्या हो जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। मींस ज्यादा ज्यादा जो है शक्तियों का बंटवारा हो, तभी लोकतंत्र का क्या होगा, विस्तार होगा। तभी लोकतंत्र का जो दूसरा चैलेंज है उसके विस्तार की चुनौती क्या हो पाएगी, पूरी हो पाएगी। तीसरा आता है, ठीक है आप देश के अंदर लोकतंत्र भी ले आए, सब में पावर भी बांट दी, लेकिन क्या वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं? क्या वो अपना काम सही तरीके से करेंगे? इस चीज को जानना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। लगभग दुनिया का हर देश इस चैलेंज को फेस कर रहा है। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य सुविधाएं हर किसी को मिलनी चाहिए। सरकार ने हॉस्पिटल खुलवा दिए, पर अब उस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसका मीन्स डेमोक्रेसी को डीप करना, स्ट्रेंथ करना, मजबूत करना, वो हमारी तीसरी क्या है, चुनौती है कि सारे जो इंस्टीट्यूशन है वो सही तरीके से काम करे और लोगों की क्या करे, सहायता करे, लोगों का ज्यादा से ज्यादा क्या हो, उसके अंदर पार्टिसिपेशन हो। हमारी भारतीय लोकतंत्र की बात करें, इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें, तो हमारे भारत के लोकतंत्र को पर्टिकुलर जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। देखो हमारे भारत के लगभग दुनिया का हर देश इस चैलेंज को फेस कर रहा है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और पिछले कितने ही आजाद होने के बाद सन 1950 से लेकर लगभग 70-71 साल हो गए, हमारा भारत जो है एक सफल लोकतंत्र है। सभी को फंडामेंटल राइट इसने दिए हैं, और पूरी डाइवर्सिटी, भारत की जो विविधता है उस विविधता को इसने क्या किया है, संभाला है। पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस जो है वो हमारे लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को फेस करने पड़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सामाजिक और आर्थिक विषमताएं। आज भी हमारे भारत में एक सेक्शन जो है बहुत ज्यादा क्या है बेटा, रिच है, और एक सेक्शन जो है बहुत ज्यादा क्या है, पुअर है। आज भी हमारे समाज में सोशल इनइक्वालिटीज है। आज भी हमारे भारत के अंदर एससी और जो एसटी या जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस है बेटा, उनके साथ क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। अगला पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी जिसे बोलते हैं, ये हमारे भारत की जो लोकतंत्र है इसको बहुत बड़ी क्या है, चुनौती है। क्योंकि हमारे भारत के अंदर इतनी ज्यादा जनसंख्या है और जिसकी वजह से पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है
कि हमारे भारत का लोकतंत्र इस चैलेंज को क्या कर रहा है बेटा, फेस कर रहा है। उसके बाद आता है इलिटरेसी, मतलब हमारे भारत में आज भी बहुत सारे लोग जो है बेटा क्या है, अनपढ़ हैं। अनपढ़ का मतलब आप समझते होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है, इग्नोरेंस है। आज भी हमारे भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जो जनता है, वो राजनीति से क्या रहती है, अलग रहती है। उसका राजनीति के अंदर इतना ज्यादा जो है क्या बोले कि पार्टिसिपेशन नहीं है, बस वो वोट दिया और उसके बाद इग्नोर है, भाई देखी जाएगी जो होना है ये। उसके बाद आता है कास्टिज्म, जिसे हम लोग कहते हैं जातिवाद। भारत की लोकतंत्र को ये बड़ा ही जो है गंभीर और जो है बड़ा चैलेंज आप लोग कह सकते हैं, जो है कास्टिज्म की चुनौती। जाति पाति के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। फिर कम्युनलिज्म आता है, इसका मतलब होता है जब आप किसी एक धर्म को, अपने धर्म को क्या मानना शुरू कर दें, सुपीरियर मानना शुरू कर दें, तो क्या शुरू होता है, संप्रदायवाद जो है क्या होता है, शुरू होता है, कम्युनलिज्म शुरू होता है, जो हमारे भारत को बहुत बड़ी क्या है, एक चुनौती है। क्योंकि धर्म की जो राजनीति है, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन था, वो सिर्फ और सिर्फ इस संप्रदायवाद के क्या थे, बेस पे थे। क्योंकि मुसलमान अपने लिए एक अलग देश चाहते थे और हिंदुओं का देश तो भारत था ही, तो कहते थे। इस चक्कर में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस थी, उनके बीच में जो खींचातानी बनी और प्लस में जो अंग्रेजों ने किया, उसका नतीजा क्या निकला, हमारे भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान के रूप में। उसके बाद जनसंख्या विस्फोट, ये हमारे भारत की जो है लोकतंत्र को बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जनसंख्या जो है वो लगातार दिन ब दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ये बढ़ती जनसंख्या हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्या बन चुकी है, चैलेंज बन चुकी है। उसके बाद रीजनलिज्म। रीजनलिज्म का मतलब क्या होगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये जो इलाके हैं, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ये जो इलाके हैं वो अपने आप को सुपीरियर कर रहे हैं, बस अपनी अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्षेत्रीयवाद जिसे बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। सरकारें फ्री है अपने आप में रूल चलाने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राज्य स्तर पे जो बहुत बड़ी डिस्पैरिटीज हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आता है लिंग्विज्म, भाषावाद। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी चुनौती हमारे भारत के लोकतंत्र को है, जो है भाषावाद की। फिर सेपरेटिज्म, अपने आप को अलग समझना। करप्शन, जिसे भ्रष्टाचार कहते हैं। और टेररिज्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आतंकवाद बोलते हैं। इन समस्याओं को हमारा भारत देश जो क्या कर रहा है बेटा, फेस कर रहा है। हमारे भारत की जो राजनीति है, हमारे भारत का जो लोकतंत्र है, उसके समक्ष ये सभी क्या हैं, उन तीन चैलेंजेस के अलावा बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। सो डेमोक्रेसी को हम लोग कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, जो अगला सवाल आपका बनता है कि डेमोक्रेसी को रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, डेमोक्रेसी को और मजबूत जो है वो आप कैसे बना सकते हैं। ये जो चैलेंज हमने पढ़े वो सारे के सारे आपस में लिंक है और पॉसिबिलिटी है कि इनमें कहीं ना कहीं क्या चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। ठीक है ना। हमें इन चैलेंजेस के साथ हमें सोचना होगा किसके बारे में, कि इन चैलेंजेस को, इन कंस्ट्रेंट को, इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। तो लोग सजेशन देते हैं तो कि डेमोक्रेसी में बदलाव होना चाहिए, तो लोगों के जो सजेशन है वो कहलाते हैं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म या पॉलिटिकल रिफॉर्म। सभी कंट्रीज का सेम चैलेंज नहीं है, मैंने आपको बताया था। हम कोई पर्टिकुलर एक रेसिपी या मतलब एक तरीका बदलाव लाने का फॉलो नहीं कर सकते हैं। हमारे भारत के अंदर ये प्रपोजल है कि रिफॉर्म एट द नेशनल लेवल पे बदलाव किए जाए, लेकिन जो रियल चैलेंज है वो सिर्फ नेशनल लेवल का नहीं है बेटा। कुछ चैलेंजेस जो हैं वो स्टेट और लोकल लेवल के भी हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो पहला ये बताया जाता है कि नए कानूनों को लाया जाए। पहला जो रिफॉर्म है, पहला जो बदलाव बताया जाता है, टू इंट्रोड्यूस न्यू लॉज, की नए कानूनों को लागू किया जाए। द लॉ हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन पॉलिटिकल रिफॉर्म। कानून जो है वो पॉलिटिकल बदलाव में बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करेगा। ये डिस्करेज करेगा रॉन्ग पॉलिटिकल प्रैक्टिस को, एनकरेज करेगा अच्छी पॉलिटिकल प्रैक्टिस को। लेकिन जो संवैधानिक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है वो सिर्फ इस चैलेंज को ओवरकम नहीं कर सकते। ये क्रिकेट के रूल की तरह बेटा, एक चेंज जो होगा एलबीडब्ल्यू डिसीजन का, वो हेल्प करेगा नेगेटिव बैटिंग के अंदर, बट वन नेवर थिंक दैट द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्या इसे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंप्रूव होगी ना, मुझे नहीं लगता ऐसा। मेनली प्लेयर, कोच, एडमिनिस्ट्रेटर सारे मिलके जब क्या करेंगे, काम करेंगे। इसी तरीके से भारत के अंदर भी या किसी भी देश में जहां लोकतंत्र चुनौतियां महसूस कर रहा है, वहां पे सारे लोग मिलके क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, सब भी एक दूसरे का साथ देंगे, तभी ये चीजें क्या हो पाएंगी,
संभव हो पाएंगी। सो रिजल्ट ऑफ लॉ, कानून कोई भी बना दिया, उस कानून का जो रिजल्ट है उसे एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। लीगल चेंज जो होते हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव भी कर देते हैं। कैसे? कुछ स्टेट्स बैन कर रहे हैं लोगों को मोर देन, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो पंचायत में इलेक्शन नहीं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ये अच्छी बात है कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने से बहुत सारे ऐसे लोग, मान लो 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे होने के बाद वो बंदा क्या पॉलिटिकल जो डिसीजन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो डेमोक्रेसी के जो बेसिक आइडिया उनसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि हर किसी का राइट है पॉलिटिक्स में क्या करने का, पार्टिसिपेट करने का। सो बदलाव, गुड एग्जांपल ऑफ लॉ दैट एम्पावर द पीपल टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन गवर्नमेंट। वही कानून बने कि सरकार में क्या हो रहा है, कैसे वो चेंज कर सकते हैं, कैसे लोकतंत्र को और बढ़िया बना सकते हैं। अगर ये चीजें होंगी तो क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। तो थ्योरी ही नहीं, उसी चीजों को प्रैक्टिकल करना भी बहुत जरूरी है। इजी टू से बट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। हाँ, कह तो दिया, लेकिन जब हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है ब्रॉट अबाउट प्रिंसिपली थ्रू पॉलिटिकल प्रैक्टिस करेंगे। मेन फोकस होगा बदलावों पे, शुड ऑन वेज टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी प्रैक्टिस, कि बदलाव तो किया लेकिन ऐसे होने चाहिए कि डेमोक्रेसी उससे क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। कोई भी प्रपोजल है रिफॉर्म जो है उसके ऊपर अच्छे तरीके से सोचा जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, उसकी अच्छाई बुराई इन सब चीजों को क्या किया जाए, देखा जाए। सो ये कुछ बदलाव, कुछ रिफॉर्म्स जो है बताए जाते हैं। आप लोग समझदार हैं। इसकी पहली बात तो सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान की जाए, उनको बताया जाए, क्योंकि शिक्षा जो होती है वो समाज में एक बहुत बड़ा क्या लेके आती है, बदलाव लेके आती है। तो अगर सभी को शिक्षित किया जाएगा, नॉलेज दी जाएगी, उनके पॉलिटिकल राइट्स बताए जाएंगे, तो हम डेमोक्रेसी को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। सभी को फंडामेंटल राइट्स अगर प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके फंडामेंटल राइट उनको बताए जाएंगे, उनको ये बताया जाएगा दैट हाउ कैन दे प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स, कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। अगर ये चीजें हुई तो क्या होगा, डेमोक्रेसी क्या बन पाएगी, और ज्यादा क्या बन पाएगी, मजबूत बन पाएगी। फंडामेंटल राइट्स हो गया, उसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस। जी हाँ, ये जितने भी देश हैं वहां फ्रीडम ऑफ प्रेस को बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, माना जाता है, क्योंकि जो प्रेस की जो फ्रीडम होती है, अगर आपकी मीडिया जो है लिखने में स्वतंत्रता है, वो तो सारी कमियां गलतियां जितनी भी क्या करेगी, सब बताएगी, और एक डेमोक्रेसी के ऊपर निगाह रखने का क्या करेगी, काम करेगी। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस हमेशा क्या रहनी चाहिए, बनी हुई रहनी चाहिए, तभी जो डेमोक्रेसी क्या हो पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएगी। तो बस इतना सा ये चैप्टर था, जिसमें से मेन क्वेश्चन आपका बनता है उन 3 चैलेंजेस पे जो आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। सो उम्मीद करता हूं सिंपल सी भाषा में धीरे धीरे मैंने आपको ये पार्ट बता दिया है। और फिर से मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, आपकी जो एनसीईआरटी के 3 पेजेस है वो आपने जरूर क्या करने हैं, रीड करने हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मोटिवेशन हमें दीजिए, ताकि हम और अच्छा करने की आपके लिए कोशिश करें। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।